नमस्कार दोस्तों। ट्रेन जली, पुल गिरा, विमान हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, पर्यटक मारे गए, सैनिक मारे गए और सवाल मत कीजिए कि रोज बरोज हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं। सवाल न कीजिए कि विमानों में रोज बरोज इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। सवाल मत कीजिए कि हमारे सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं और सवाल मत कीजिए कि चीन ने भारत के 20 से अधिक सैनिक मार डाले। प्रधानमंत्री चीन का चा क्यों नहीं बोलते हैं? उसे जवाब क्यों नहीं देते हैं? लाल आंखी क्यों नहीं दिखाते हैं? सवाल मत कीजिए कि जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मार डाला, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? वो गिरफ्तार कब होंगे? कब वो मारे जाएंगे? नहीं, सवाल मत कीजिए। और सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, सवाल करेंगे तो और बहुत कुछ। पुणे में कल्याणी नदी पर बना एक पुल जर्जर हालत में टूट गया। मरम्मत सरकार नहीं करा पा रही थी। वो 70 साल में बना के खड़ा करते थे, आप मरम्मत नहीं करा पा रहे। और वो विमान खरीद के दे के गए थे, आप उसको टेक केयर नहीं कर पा रहे। आपका डीजीसीए सिर्फ कागजी बन के रह गया है। न हेलीकॉप्टर कंपनियां उसका पालन कर रही हैं, न विमानन कंपनियां, और लोग मर रहे हैं। भ्रष्ट रेलवे के अफसर पैसा खा रहे हैं। ट्रेनों में आग लग रही है, ट्रेनें पटरियों से उतर रही हैं, ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, तमाम लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हालत तो यह है कि मुंबई में सिर्फ नरेंद्र मोदी के 11 साल में मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेन और दूसरी ट्रेन के जो हादसे हुए, उनमें गिरकर और दूसरी तरीके से 3000 लोग मर गए। करीब 3000 लोग मर चुके हैं और 3000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन साहब, हादसे रुकने का नाम नहीं। और जब इस तरह की घटनाएं हो रही हो, सॉरी मैंने 3000 का, 30,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और उससे ज्यादा हादसे हो चुके। आप इन संख्या को गिनते रह जाएंगे और आप सवाल करेंगे तो आपको कहा जाएगा आप नकारात्मकता फैला रहे, आप पे हमले होने लगेंगे, आपको बताया जाएगा। लेकिन अगली ट्रेन फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, अगला पुल गिर जाएगा और अगला विमान हादसा हो जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लखनऊ एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार होते होते बचा, उससे चिंगारियां निकलने लगी। सब किसी को कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, अपनी जेब भर रही है। सिविल एविएशन का काम करने वाली विमानन कंपनियों के जेब भर रही है, पूंजीपति कारपोरेट कमा रहे हैं। मरने दीजिए, इस देश की जनता का क्या है, वो मरने के ही लिए बनी है। शायद पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ और कन्फ्लिक्ट का कारण क्या था? पहलगाम में हमारे 28 लोग मार डाले गए, निर्दोष लोग मार डाले गए। हम क्या कर सके? हमने कहा हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे। और जब मौका आया तो वो 4 आतंकवादी जिनकी फोटो दिखाते रहे, वो न पकड़ पाए न मार पाए, वो उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं। लेकिन शोर बड़ा मचा, राष्ट्रवाद, ये पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, पीओके को अपने में मिला लेंगे और न जाने क्या क्या। और जब मौका आया
तो नरेंद्र मोदी की हवा टाइट हो गई। ट्रंप ने एक ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी फुस, जैसे पटाखा होता है ना, फुस कर जाता है, वैसे नरेंद्र मोदी फुस। और नरेंद्र मोदी फुस हुए और पाकिस्तान धमका रहा है। पाकिस्तान कह रहा है भारत को हमने ये कर दिया, भारत को वो कर दिया। यहां नरेंद्र मोदी रैली निकाल के, रोड शो निकाल के ड्रामे कर रहे हैं, और साहब पाकिस्तान के आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने बार ट्रंप भारत को के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर चुका, लेकिन जवाब देने का, ट्वीट भी कर पाने की हिम्मत नहीं है। कल्पना करिए, उधर ईरान और इजराइल का सच में युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। रोजाना दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा ये शांति से निपटा लेते हैं, शांत हो जाइए, लड़ाई मत करिए। ईरान ने क्या कहा, ये उपदेश अपने पास रखिए, अब लड़ाई छिड़ चुकी है तो फैसला भी एयरफील्ड में ही होगा, बैटलफील्ड में ही होगा। अब आप सोचिए, युद्ध के मैदान में फैसला होगा, यह घोषणा करता है, और वह तेल अवीव पर यानी इजराइल पर इतना कड़ा हमला करता है कि पूरा तबाह हो जाता है। तबाही मच जाती है। इजराइल जो रोज बड़े बड़ी बातें कर रहा था, आज घबराया घूम रहा है। और आप सोचिए, दुनिया के 10 परमाणु संपन्न देश हैं। भारत बहुत पहले परमाणु संपन्न हो गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु संपन्न बना दिया था, लेकिन 1998 में पाकिस्तान भी हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से। तो यानी बाकी जो भी और 8 देश हैं, उनमें इजराइल भी है। इन सब के बावजूद ईरान बगैर डरे हर बात का जवाब दे रहा है, और जवाब इस ढंग से दे रहा है कि वो कहता है अब इसकी फिक्र नहीं कि जीवित रहूं या न रहूं। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्द याद करिए, मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरे खून का कतरा कतरा इस देश को मजबूत करेगा, उसकी रक्षा करेगा। और आज भी कर रहा है, वही स्थिति है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, वो इस पर बात नहीं कर रहा है कि पुणे में रेल हादसा भी हो गया, ट्रेन में आग लग गई। साहब कोई फिक्र नहीं है। कल्याणी नदी में पुल टूट गया, 20 से अधिक लोग मर गए, कोई फिक्र नहीं है। और बाकी घटनाएं आप देख ही रहे हैं। गया था रील बनाने अहमदाबाद, जहां करीब 300 लोग हमारे मर गए। अब आप सोचिए, जहां इतनी बड़ी मातम की स्थिति हो, वहां रील बनवा रहा था, ड्रामे दिखा रहा था। तो सब रील प्रधानमंत्री चुना है आपने, तो यही तो होगा। उसे नहीं गम था। और तब क्या होता है, तब कहते हैं, बड़ी वाहवाही लोग भी कहते हैं, हाँ बड़ा अच्छा काम किया टाटा ने, 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देगा सभी मृतकों को। साहब उन्हें नियम ही नहीं पता है शायद। डीजीसीए के नियम के मुताबिक जो डॉलर में पूरा फिक्स है कि कितने का बीमा होता है, उसके मुताबिक 1,40,00,000 रुपया हर यात्री को मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर जो विमानन कंपनी की गलतियां पाई जाएंगी, वो आगे और आगे डिसाइड होगा। यानी मिनिमम 1,40 मिलेगा, यहां 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, और आप वाहवाही कर रहे हैं। यही तो चल रहा है। हो नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने बचा लिया, नरेंद्र मोदी ना होते तो कोरोना में मर जाते, नरेंद्र मोदी ना होते तो हम युद्ध में मर जाते, और न जाने क्या क्या। लेकिन वास्तविकता ये है कि नरेंद्र मोदी ने ही आपको नरक में ढकेल दिया है। इसका उदाहरण याद देख लीजिए।
2020 में 15 जून 2020 को गालवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को पीट पीट कर मौके पर ही चीन के सैनिकों ने मार डाला था। एक घायल हुआ था जो बाद में मर गया। और इतने जो हमारे ये सैनिक शहीद हुए अपने कर्तव्य के लिए गए थे, उनको याद करने की, उनको कहीं पे उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने की कोई टाइम नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। उनकी लाशें सिर्फ प्रचार का माध्यम बन जाती हैं। और हालत यह होती है कि नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट दे देता है, कहता है ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, और जो हमारे सैनिक मरे थे उनका अपमान करता है। उसके बाद में राष्ट्रवाद की बात करता है। सोचिए आप कौन सा राष्ट्रवाद है, किसको मौत की स्थिति में धकेल रहा है। और जब यह हो रहा हो तो सवाल तो बनता है, तो गालवान के उन शहीद सैनिकों को नमन करते हुए मैं यही कहता हूं कि 5 साल बाद पूछिए किस एक को सजा दी, कहां पर सजा दी, कैसे सजा दी। क्या वहां के राष्ट्रपति को कुछ कहा गया, उस पर कुछ एक्शन लिया गया, उस देश पर कोई प्रतिबंध लगा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ ऐप रोके थे, बाद में वो भी सब इधर उधर से चलने लगे, नाम बदल बदल के चलने लगे। सब ये स्थिति होती। तब ऐसी स्थितियों के बीच में नरेंद्र मोदी साइप्रस जाते हैं। वही साइप्रस जहां गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी काले धन को सफेद करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल जहां से होता है, वहां जाता है, उस मनी को समझने की कोशिश करता है। साइप्रस कितना इंपॉर्टेंट हो गया, किसी और के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अडानी के लिए या फिर अब नरेंद्र मोदी के लिए। जहां साहब साइप्रस आ गया, नेहरू की बराबरी तो नहीं कर सकते हैं। नेहरू को प्रोटोकॉल तोड़ के अमेरिका का राष्ट्रपति रिसीव करने आता था प्लेन में, नरेंद्र मोदी को साइप्रस का आ रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी वाला जो सिस्टम है उसका वो हिस्सा है। तो आप खेल को समझ सकते हैं। और उसके बाद वो उस कनाडा जाता है जिस कनाडा के लिए कहा जाता है था, इनके लोग जिस समय थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी, तो कनाडा की औकात क्या है, कौन वो है, कहां वो, मोदी देखते तक नहीं है, सब कुछ है। और अब वहां पहुंच जाता है। जब वहां पहुंच जाता है तो सोचना होगा कि क्यों लाज जो है पूरी लुटवाने गया है। पहले ये बता रहा था, फिर प्रतिबंध लगा रहा था, फिर उनके प्रतिबंध लगे, फिर इनके लगे, और अब वहीं घुटने टेक के पहुंच गया। यह भी नहीं था कि न जाते, अरे आपने हमें बेइज्जत किया, इतना प्रयास करने के बाद हमें निमंत्रण मिला। वो तो निमंत्रण भी नहीं दे रहा था, दुनिया से सिफारिश कराई, तब कहीं। तो यह स्थिति है। तो आपको आज कहीं भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष नजर आता है, विश्व का कोई राष्ट्राध्यक्ष विदेश भ्रमण पे जाए और ऐसे एंजॉय करे, इस तरह से करे? आज नरेंद्र मोदी को आप देखते ऐसे मिल रहे थे इंडियन डियास्पोरा के लोगों से, पता नहीं क्या मिल रहे थे। न कहीं कोई गम कि हमारे देश के इतने लोग मर गए, न कहीं कोई उसके लिए संवेदना नहीं, न चेहरे पे भाव, सिर्फ फोटो सेशन, रील, और यही चल रहा। जब ये चल रहा हो तो सवाल तो होगा ही। लोग पूछेंगे, भाई आज ही पुणे में ट्रेन में आग लगी है, आज ही कल्याणी नदी में लोग मरे हैं, और जब आप आए हैं तो ट्रेन हादसा भी हुआ और प्लेन हादसा भी हुआ, दूसरे हादसे भी हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, केदारनाथ में 7 लोग मर जाते हैं, 7 लोग, 1 दर्जन घायल होते। लेकिन साहब कोई पूछने ही वाला नहीं। सवाल पूछ दीजिएगा, ये क्या हो रहा है, क्या नियमों का पालन हो रहा था, क्या सही से सब कुछ चल रहा था, तो आएगा नहीं। न डीजीसीए के नियमों का पालन हो रहा था, न डीजीसीए कार्रवाई कर रहा था, न सरकार कार्रवाई कर रही थी, सब खामोश बैठे थे। और जब सब खामोश बैठे हो तो सवाल आएगा कि आखिर इस देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है,
तो कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम याद आने लगती है कि 5 साल पहले जब वो मारे गए, चीन ने मारा, तो उनको क्या बोला। तो साहब, साबरमती जो है नदी के किनारे झूला झूला रहा था नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति को। नरेंद्र मोदी महाबलीपुरम में उसके स्वागत के लिए बिल्कुल चरणों में बिछ गया था। तो जब ये सब हो रहा हो, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये सारे सवाल हैं कि प्रधानमंत्री आखिर किसके लिए काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बस एक ही जवाब आएगा, वो काम ही अडानी के लिए करता है, अंबानी के लिए करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सारे तथ्य सामने आए थे। अब साइप्रस गया नरेंद्र मोदी, तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। देख लीजिए, गौतम अडानी के पूरे नेटवर्क का जो ब्लैक मनी का है सिस्टम, वो वहीं से तो चलता है, सबूत समेत थे। अब वो चीजें हैं, उस पर कोई बात करेगा क्या? क्या साइप्रस से कहेंगे कि हाँ यह बेईमानी करके किया गया है, इसको आपको करिए, हम एक्शन लें? नहीं, क्योंकि ये तो करना ही नहीं। डर इतना लगता है कि वो सबके सामने कि अमेरिका डांट दे रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति डांट दे रहा है। साहब, ईरान से ही सीख लेते। ईरान ने संदेश दे दिया कि हमारे लिए मौत बड़ी चीज नहीं है, हमें यह डर नहीं है, हम पहली बात लड़ना नहीं चाहते हैं, और जब लड़ने की नौबत आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन हमारे देश में सरेंडर मोदी है, और जब सरेंडर मोदी हो तो वो भ्रष्टाचार के आगे भी सरेंडर है, वो दुर्घटनाओं के आगे भी सरेंडर है, वो हत्याओं के आगे भी सरेंडर है, वो रेप के आगे भी सरेंडर है, और विदेशी ताकतों के तो है ही, पूंजीपतियों के आगे वो बिछ जाता है। तो यह नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर है। तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना। अब जब ऐसा चुनाव, तो हमें यही अपमानजनक दिन देखने पड़ेंगे कि आज देश अपमानित हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सवाल उठाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो परेशानी हो जाती है। जो लोग पत्रकार या दूसरे लोग सवाल करते हैं तो गद्दार हो जाते हैं, राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। इस सच को जान लीजिए।